शहरों के मज़हब नहीं होते, ज़मीन आपसे आपके खुदा के बारे में नहीं पूछती। आप अगर इस्तांबुल जाएंगे, वो कभी एक क्रिश्चियन शहर था, कभी एक मुस्लिम शहर था, कभी एक सेक्युलर शहर था। वो शहर वही है, वहाँ रहने वाले लोग वही हैं। हम अक्सर शनाख्त को सिर्फ एक बहुत नैरो लेंस से देखते हैं, मजहबी शनाख्त। यही मसला आजकल इज़राइल और फ़लस्तीन में आ रहा है। मैं बार बार इज़राइल फ़लस्तीन का ज़िक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी नज़र में वो सबसे क्लियर एग्ज़ाम्पल है। वो हमेशा एक परफेक्ट एनालॉजी नहीं होती, बट वो समझना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं जहाँ शायद चीज़ें इतनी वाज़े ना हों या इतनी क्लियर ना हो, वहाँ एनालॉजी ड्रॉ कर कर चीज़ समझना या प्रिंसिपल समझना आसान हो जाता है। इज़राइल में जो यहूदी हैं वो क्लेम करते हैं कि ये ज़मीन हमारी है क्योंकि हम यहूदी हैं। आए वो अब तो अमेरिका से आ रहे हैं, ब्रुकलिन से आ रहे हैं, पहले ईस्ट यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग आए। वो हिस्टोरिकली उनकी जेनेटिक्स क्या हैं, उनकी तारीख़ क्या है, उनकी डीएनए क्या है, वो ईस्टर्न यूरोपियन हैं। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि हमारा मज़हब यहूदी है तो इसलिए ये ज़मीन हमारी है। जबकि जो लोग फ़लस्तीन में रह रहे हैं वो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं उन लोगों के जो लोग फ़लस्तीन में रहे हैं। तो जो आपका मज़हब होता है वो नहीं डिसाइड कर सकता कि आपके लैंड के ऊपर क्लेम्स क्या हैं। अभी कुछ लोग इंडिया से बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा है क्योंकि पहले ये एक हिंदू मुल्क था। भाई मेरे, हमारे ही एंसेस्टर्स हिंदू थे ना जो इस मुल्क में रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कलकत्ता में रहता है तो सिंध उसका हो गया क्योंकि वो भी हिंदू है और सिंध का भी हिंदू था। मज़हब ज़मीन नहीं डिसाइड करती। तो पाकिस्तान ने जो मज़हबी आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया है एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने में, उसमें एक कन्फ्यूजन हो गई है जिसमें अगर कोई हिंदू आइडेंटिटी हो उसको हम पाकिस्तानी नहीं समझते। इन आवर इमेजिनेशन हिंदू इज़ इंडियन। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किसी की मज़हबी शनाख्त क्या है, किसी की रीजनल शनाख्त क्या है, किसी की तारीख़ क्या है, किसी की आइडेंटिटी क्या है। ये जो एक मल्टी फैसेटेड आइडेंटिटी की का ख़्याल है, क्या तसव्वुर है, वो कभी कभी हम स्ट्रगल करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग एंड आर्टिकुलेटिंग। इस बात से शुरुआत करने का ये वीडियो मकसद ये था कि जो कराची की सोच है कि कराची किसका है, कराची किसने बनाया है, उसमें जो कराची की तारीख़ है उसमें जो हिंदू हैं या पारसी हैं उनको हम सिंधी नहीं समझते। उनको हम समझते हैं हाँ ये इनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सिंधी थोड़ी हैं, ये तो हिंदू थे। देखें, ज़मीन के साथ ज़मीन पर रहने वाले लोग जो हैं ना, उनका एक कनेक्शन होता है जो हज़ारों साल से होता है। वो कहीं ना कहीं एक इंटेंजिबल सी चीज़ होती है जो आपको जोड़ कर रखती है। जिस तरह फ़लस्तीन में भी अक्सर जिक्र होता है कि एक ऑलिव ट्री की तरह होते हैं आपके, जो जब तूफ़ान आए तो वो बेंड हो जाता है, टूटता नहीं है। तो वो जो ऑलिव ट्री जिस तरह ज़मीन में गड़ा हुआ है, उस तरह उस ज़मीन पर रहने वाले जो लोग हैं उनका एक सेंचुरीज़ ओल्ड ट्रेडिशन कनेक्शन उस ज़मीन के साथ बन जाता है। उसको तोड़कर उस ज़मीन की शनाख्त ओवरनाइट बदलना मुश्किल हो जाता है। कोशिश ज़रूर की जा सकती है लेकिन मुश्किल होता है। और कराची जैसा जो शहर है, ये आप समझें कि सिंधु दरिया जैसा शहर है कि मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज, मल्टीपल रिवर्स जो हैं विच आर ग्रेट इन देयर ओन राइट। रावी का अपना एक फोकलोर है, चनाब का एक अपना फोकलोर है, लेकिन ये सब फ्लो होते हैं इनटू द सिंधु रिवर। उसी तरह कराची एक शहर है जो लोगों की इमेजिनेशन में एक ऐसा शहर है जो सबका शहर है, जिस शहर में ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो फ़्लो होती हैं और एक साथ रहती हैं। सिंधु दरिया को खोलकर आप ये नहीं बोल सकते कि ये चनाब वाला पानी है, ये रावी वाला पानी है। उस तरह कराची शहर का तसव्वुर है। कराची शहर के बारे में लोग कहते हैं कि कराची एक माँ की तरह है। गरीब लेबरर से अगर आप बात करें, एक ने मुझे कहा था एक दफ़ा कि कराची वो शहर है जो किसी को भूखा नहीं सोने देती। ये कहानियाँ हैं कराची के बारे में जो हमें बतानी चाहिए। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे, मुझे बहुत दुख होने लगा है कि जिस तरह की नफ़रत अंगेज़ बातें की जा रही हैं, जिस तरह की नफ़रत लोगों के दिलों में आ चुकी है। इट सैडन्स मी। ईद के दौरान मैंने देखा कि कहने को पेजेस क्या हैं, क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी होना क्या चाहिए, एक नेबरहुड पेज होना चाहिए, कम्युनिटी पेज होना चाहिए। करता क्या है वो पेज? सिर्फ रेसिज्म, सिर्फ लोगों की तस्वीरें लेकर पोस्ट कर कर गैर मकामी आ गए, ये देखो गैर मकामी ऐसे होते हैं। लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कराची कितना खूबसूरत लग रहा है कि गैर मकामी सारे चले गए हैं, फिर जो लोग ईद मना रहे हैं उनको भी आप गालियाँ दे रहे हैं कि ये देखो गैर मकामी आ गए हैं। ये जो लफ्ज़ है
मुझे इससे कोफ्त आना शुरू हो चुकी है, बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन हेट, दिस इज़ बेस्ड ऑन रेसिज्म, दिस इज़ बेस्ड ऑन जीनोफोबिया। गैर मकामी होता क्या है? मतलब जो लफ्ज़ सालों साल इस्तेमाल हुआ आपकी तजलील करने के लिए, आज उसी लफ्ज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं औरों की तजलील करने के लिए। इसकी थोड़ी सी साइकी समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दिस इज़ यूनिक टू कराची। जहाँ जहाँ इकोनॉमिक स्ट्राइफ होता है, महंगाई होती है, मुश्किलात होती हैं, नौकरियाँ कम होती हैं, सबसे आसान होता है किससे नफ़रत करो? जो आपसे अलग लगता है, जिसका चेहरा मेरे चेहरे से थोड़ा अलग है, उससे नफ़रत करो। और जो सियासी पार्टीज़ होती हैं वो यही बयानियाँ बना लेती हैं, क्योंकि सबसे आसान पॉपुलिज़म है ना। अमेरिका में हमने देखा कि ट्रंप जो जीता है, ओवरवेलमिंगली जीता है, वो जीता है ऑन अ हार्ड एंटी इमिग्रेंट स्टांस, कि ये इमिग्रेंट्स जो हैं ये आ गए हैं। ट्रंप तो किसका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं था, कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। उसने अनाउंस किया कि मैं इलेक्शंस लड़ रहा हूँ, और अपनी पहली अनाउंसमेंट में उसने बोला कि जो मेक्सिको है ये क्रिमिनल्स भेज रही है, ये वो भेज रही है जो हमारी औरतों पे ज़्यादती करते हैं। पहला ही उसका स्टांस ये था कि ये देखो ये तुम्हारे दुश्मन हैं। अभी इंडिया में जो इलेक्शंस हुए, नरेंद्र मोदी ने जाके बोला कि ये घुसपैठिए आके तुम्हारी रिसोर्सेज पे काबिज़ हो रहे हैं। सबसे आसान काम ये है कि इल्ज़ाम लगा दो कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, ये तबाह कर रहे हैं, ये तुम्हारी नौकरियां ले रहे हैं, तुम्हारी औरतों पे जुल्म कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कराची यूनिक है जो इस तरह सोचना शुरू हो गया है, ये दुनिया भर में किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी ये किया। क्राइम क्यों है भाई पाकिस्तान में? गवर्नमेंट को क्वेश्चन कौन बोले? अफगान आके यहाँ पर ये करते हैं। इस सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा। अगेन दिस इज़ नॉट यूनिक टू कराची। सिंध का भी अगर हम जिक्र करें, सिंध में यही गुफ्तगू की जा रही है अफ़गान नेशनल्स के बारे में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो रही है। सिंधी नेशनलिस्ट जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स के ख़िलाफ़ गेट अफ़गान आउट ऑफ सिंध। भाई मतलब जो लोग रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं, जिनके वालिदैन यहाँ पैदा हुए हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप कैसे उन पर इल्ज़ाम डाल सकते हैं? अगर तो कोई चोर है, अगर तो कोई क्राइम कर रहा है, तो आपके कानून है, आपकी पुलिस है, उसको जेल में डालो। ऐसा तो नहीं है क्राइम इज़ यूनिक टू वन एथनिसिटी। अगर हम कराची में जिक्र करें, कराची का जिक्र करें, डेकेड्स तक कौन क्राइम सिंडिकेट था सबको पता है। बोरी बंद लाशें जो आती थी कौन करता था? तो अगर हम बोलना शुरू कर दें कि जो क्राइम है इसी एथनिसिटी के साथ एसोसिएटेड है, जो एथनिसिटी मोबाइल चोरी करती है, जो एथनिसिटी इस पार्टी के साथ है, तो ये जायज़ होगा। आम मुहाजिर जो सुन रहे होंगे ना, बोलेंगे मेरा क्या ताल्लुक उससे। लेकिन हमने अब ये कर दिया है कि जो सारा क्राइम होता है कराची में सराइकी करते हैं, ये सिंधी करते हैं, गैर मकामी करते हैं, ये अफ़गान करते हैं। किस बेसिस पर? देख लें आप क्राइम की हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है कराची में, किसने किया? तो आप एथनिक बुनियाद पर किसी को क्रिमिनल लेबल करके या पूरी की पूरी एथनिसिटी के खिलाफ नफरत फैलाकर ये नहीं कह सकते कि यार जायज़ है मेरी नफ़रत क्योंकि ये लोग ये करते हैं। नहीं, ये रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं ताकि आप नफ़रत करें। ये अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो पूरी तारीख़ है कि ब्लैक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मीडिया को इस्तेमाल करके, इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके, एजुकेशन को इस्तेमाल करके किस तरह ये बयानिया बनाया गया कि ये क्रिमिनल्स हैं, जिसकी बेसिस पर सिस्टमेटिक रेसिज्म हुआ और फिर जो जनरल अवाम है उसने जस्टिफाई किया। तो जो गैर मकामी का लफ्ज़ है 1947 के बाद, यही लफ्ज़ नहीं है जो इस्तेमाल हुआ था मुहाजिरों के ख़िलाफ़ कि ये तो हिंदुस्तानी हैं, ये तो बाहर से आए हैं, ये तो यहाँ के हैं ही नहीं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इतनी घटिया बात की कि भूखे नंगे हैं। तो ये जो रेसिज्म था इन लोगों ने फ़ेस किया, आपने बस इसी रेसिज्म को फ्लिप कर दिया, राइट। जिस तरह अगेन मैं एनालॉजी नहीं ड्रॉ कर रहा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इज़राइल की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चीज़ समझना आसान हो जाती है। इज़राइल के ख़िलाफ़ जेनोसाइड हुआ, हॉलोकॉस्ट हुआ, अब वो जेनोसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस पर जुल्म होता है वो कहीं ना कहीं ये फ़ैसला कर लेता है कि अब जब मेरे पास पावर आएगी, या तो मैं आई विल मेक श्योर नेवर अगेन का जो है कि किसी और पे ना हो, या तो आई विल मेक श्योर कि मैं वही करूँगा जो मेरे साथ हुआ है। ये इज़राइल के केस में हो रहा है, और कहीं ना कहीं यही कराची के केस में हो रहा है कि गैर मकामी लफ्ज़ जो है, जो मुहाजिरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, वही चीज़ आज वो वेपनाइज़ कर रहे हैं कि जब इन ग्रुप आउट ग्रुप बन गया है तो वो एक और आउट ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी तारीख बताई कि किस तरह कराची सिंध का हिस्सा रहा है पॉलिटिकली, कल्चरली, लेकिन ये बयानियाँ बनाना ज़रूरी है कि वो नहीं है, ताकि सिंधी लोगों को एक सिंध के शहर में ही या सराइकी लोगों को गैर मकामी बोला जा सके। ये किस किस्म का लफ्ज़ है, ये किस किस्म का नफ़रत अंगेज़ लफ्ज़ है। आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि अच्छा भाई सिंधियों ने ये किया, महाजरों ने ये किया, ये सराइकियों ने क्या किया।
सराइकियों ने तो कुछ भी नहीं किया। सराइकी मुहाजिर कोई कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री ही नहीं है। आप सिर्फ इसलिए नफ़रत कर रहे हैं सराइकियों से क्योंकि वो गरीब है। आपको सराइकियों से नहीं नफ़रत, आपको गुर्बत से नफ़रत है। इसी तरह सिंधी जो लोग बुरा कहते हैं, आप उनको बुरा कहते हो जो लोग फैमिली लेके सीव्यू पे आके नाचते हैं। जिन लोगों के फेज़ 8 पे महल हैं उनको तो नहीं आप बुरा कहते, उनके तो घर पार्टीज़ हों तो सब जाते भी हैं, वो नहीं बुरे लगते आपको, गरीब बुरे लगते हैं। देखें, मुश्किलात ज़रूर होती है। मैं भी ईद के दिन सीव्यू गया था, अजाब था, बाइक्स आई हुई थी, ये आई हुई थी, वो आई हुई थी। पर अगर गरीब आवाम पाकिस्तान की, जो सबको पता है उन पर कितने जुल्म होते हैं, क्या मुल्क है हमारा, एक पब्लिक बीच पर ईद एंजॉय कर रही है, इस पे उनको गालियां देने का क्या क्या वो बनता है कि यार आपको ट्रैफिक में बैठना पड़ रहा है। इट्स वेरी अनोइंग। इट वॉज टेरेबल ड्राइविंग ऑन सीव्यू रोड। आई डोंट नो व्हाई आई वेंट देयर ऑन ईद, इट वॉज हॉरेंडस। लेकिन अब मैं बोलूँ कि इन सबको निकाल दो, कराची से बाहर फेंक दो, क्योंकि मैं गाड़ी जो है वो 60-80 की स्पीड पे सीव्यू रोड पे नहीं चला सकता। क्यों भाई, क्यों? कराची किसी के बाप का नहीं है, कराची सिंधियों का भी है, कराची मुहाजिरों का भी है, कराची सराइकियों का भी है, कराची पश्तूनों का भी है, कराची पंजाबियों का भी है, कराची कश्मीरियों का भी है, कराची बलोच का भी है। बहुत बड़ा हिस्सा बलोच है कराची का, और हिस्टोरिकली रहा है। एक एथनिसिटी कराची पे क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन ये गुफ्तगू ज़रूर की जाती है कि कराची एक मुहाजिर शहर है। यही बात अगर की जाती कि कराची एक सिंधी शहर है और मुहाजिरों को यहाँ से निकालो, मैं उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाता। पर क्योंकि बात ये की जाती है कि कराची एक मुहाजिर शहर है, इसको मुहाजिरिस्तान बना दो, इसको एक अलग मुल्क बना दो, इसको सबसे अलग कर दो, ये सिर्फ मुहाजिरों का है, इधर गैर मकामी नहीं आ सकते, इसीलिए ये बात एड्रेस करना ज़रूरी है कि भाई अगर क्या हाइपोथेसिस टेस्ट कर लेते हैं कि कराची एक मुहाजिर शहर है। आप इसको मेरा पर्सनल बायस कहें, पर मुझे ये शख्स इतने ज़्यादा पसंद हैं कि मुझे अगर कोई बजट दे के यार एक स्टैचू बना दें हम कराची में, तो मैं इनका बनाऊंगा। वन ऑफ माय फेवरेट्स आरिफ हसन साहब जो हैं, ये मास्टर प्लानर थे, ये एक आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने अर्बन रूरल माइग्रेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है। कराची पे इनका बहुत ज़्यादा काम है। हमारी 2 पॉडकास्ट हैं इनके साथ, जाकर देखें। मतलब एब्सोल्युटली एक लेजेंड इंसान है। वो कहते हैं कराची एक हिंदू मेजॉरिटी और सिंधी स्पीकिंग शहर था। जो लोग कहते हैं 1947 से पहले कराची एक मछेरों की बस्ती थी, आप जाकर ज़रा तारीख़ तो देखें कि इंडिया से भी लोग कराची शहर आते थे। कराची एक फाइनेंशियल हब सा बन चुका था पोर्ट की वजह से। तो अगर आप ये कहेंगे कि 1947 से तो पहले कुछ था ही नहीं, छोटी सी एक मछेरों की बस्ती थी, वीरान था, सब हमने बनाया, ये उसी तरह की बात है कि कुछ फ़लस्तीन तो था ही नहीं। आपने शहर तोड़ कर, तबाह कर कर इसराइल बनाया है। इसराइल और कराची अगेन नॉट एन एनालॉजी, क्योंकि इसराइल एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है, कराची एक ऑक्यूपाइंग फोर्स नहीं है। तो उस तरह से सिंध और कराची और इसराइल और फ़लस्तीन नहीं बनता। मैं सिर्फ आपको एक सोच बता रहा हूँ कि किस तरह से नैरेटिव्स बनाए जाते हैं और नैरेटिव्स प्रमोट किए जाते हैं, ताकि एक पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों के जहन में आ जाए और तारीख़ उनको ना पता चले। तो अगर तो आपके बिलीव्स थोड़े से क्वेश्चन होते हैं या चीज़ें आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती हैं, चुभती हैं, सब्र प्यार तहम्मुल के साथ पहले उनको सुने, देखें कि यार बात क्या की जा रही है, किस वजह से की जा रही है। नाराज़ होकर, एक दूसरे को बुरा भला कहकर, नफ़रतें पाल कर, प्लेइंग इनटू द एस्टैब्लिशमेंट्स हैंड्स इन माय ओपिनियन। तो मैं जो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एक मज़हबी शनाख्त बनाई और जो इन ग्रुप बनाया वो मुसलमानों का बनाया, तो जो इस खत्ते की तारीख़ है, जो शायद मुसलमान तारीख़ नहीं है जिन जगहों की, वो इरेज़ हो गई, वो मिट गई। तो कराची की तारीख़ में जो हिंदुओं का रोल है, जो पारसियों का रोल है, जिन्होंने ये शहर बनाया, जिन्होंने कई लाइक क्लिफ्टन जैसे एरियाज़ बनाए, वो हमने बिल्कुल ही डिलीट कर दिया है, वो बिल्कुल ही हमने अपनी मेमोरी से भी हटा दिया है। मैं सोशल मीडिया पे से भी किसी आर्ग्यू कर रहा था, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, जो मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव भी इस वीडियो का बना रहा है कि हिंदुओं ने सिंधियों ने थोड़ी किया था, हिंदुओं ने किया था। हमारे जहन में मज़हबी आइडेंटिटी कन्फ्लेट हो गई है नेशनल आइडेंटिटी के साथ, और अब वो रीजनल आइडेंटिटी के साथ। सिंध में रहने वाले हिंदू जो हैं वो सिंधी नहीं होंगे तो और क्या होंगे। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो तारीख़ है आप देखें तो इस खत्ते की शनाख्त कहाँ से आती है, सिंधु रिवर से। सिंधु, हिंदू, इंड, ये सारे जो है ना एक ही जगह से आइडेंटिटीज़ फॉर्म हो रही हैं, आइडेंटिटीज़ आ रही हैं। तो अगर वो पारसी हों, अगर वो हिंदू हों, अगर वो ये कराची शहर बना रहे हैं, तो ये सिंधी लोग ही हैं ना मेरे दोस्त।
कराची की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 1947 से पहले 50% हिंदू आबादी थी। कराची के जो मेयर थे उस टाइम के, सेठ हरा चंद्री, वो हिंदू थे। उस टाइम कराची को पेरिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। अगेन जो आइडिया है ना कि कुछ भी नहीं था। 1947 से पहले एक साफ़ सुथरा शहर था जिसको पेरिस ऑफ द ईस्ट बोला जा रहा था। एक ट्रेडिंग पोर्ट था, वेल्दी बिजनेसमैन थे। डॉन में लिखा आया कि 1914 तक कराची वाज द ब्रिटिश एम्पायर्स लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टिंग सिटी। ठीक है, इस रीजन के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से कराची एयरपोर्ट था। तो 1947 ने जो डेमोग्राफिक्स है ना वो फंडामेंटली बदल दिए। ठीक है, एक हिंदूज़ का एग्जोडस भी हुआ, मुस्लिम माइग्रेशन भी हुई। ओवरनाइट जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन 40% थी पहले, 1947 से पहले। ओवरनाइट वो 90% हो गई। तो फंडामेंटली शहर के जो डेमोग्राफिक्स हैं वो बदल गए। फिर साथ साथ शहर की कल्चरल एलीट थी, इंटेलिजेंसिया थी, फाइनेंशियल एलीट थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान नहीं थे, स्पेशली कराची शहर के। तो वो निकाल दिया आपने। तो जो वो सॉर्ट ऑफ क्रीम थी कराची की, जो सिंधी लोग थे, वो आपने पुश आउट कर दिए पाकिस्तान बनने के बाद से। तो जाहिर सी बात है शहर पे एक असर होगा ना। ये आप आज भी करके देख लें कि पूरे शहर की फाइनेंशियल एलीट, कल्चरल एलीट, इंटेलिजेंसिया, इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर्स, सबको आप ओवरनाइट अगर हटा दें और नए लोग आ जाएं तो शहर बदल जाएगा, शहर का रूप ही बदल जाएगा। अगेन जिन लोगों को लगता है कि 1947 से पहले कुछ भी नहीं था शहर, तो आप जाकर शहर देख लें, कितनी बिल्डिंग्स हैं 1947 से पुरानी है। मोहट्टा पैलेस है, कुछ भी नहीं था तो मोहट्टा पैलेस क्या कर रहा था उसमें? आपको लग रहा है मछेरों की बस्ती में मोहट्टा पैलेस था? मोहट्टा पैलेस भी एक हिंदू फैमिली रहती थी वहाँ पर, जिनको निकाला गया। इसी तरह अभी मैं हैदराबाद गया था, मैंने आपको दिखाया मुकी हाउस है वहाँ पर। ये शहर थे, ये आबाद थे, यहाँ लोग रहते थे। हमने ये तारीख मिटाने की कोशिश की है कि 1947 से पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर। बिल्कुल था। और स्पेशली अगर हम सिंध की बात करें, सिंध हमेशा से एक मल्टी कल्चरल ख़ित्ता रहा है। मल्टीपल मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते थे। जो पंजाब में हमने वायलेंस देखा वो सिंध में नहीं देखा। साथ ही साथ हमने सिंध में रेजिस्टेंस देखी कि भाई हिंदू, वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज़ के ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ें उठाईं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी, स्ट्रीट लेवल पर भी। इसीलिए अब भी सिंध में आप सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन देखेंगे पाकिस्तान में। कुछ लोग बात करते हैं कि भाई आप अगर सिंध के ये कल्चर की बात कर रहे हैं तो सिंध में क्यों फोर्स कन्वर्जन होती हैं, बाकी मुल्कों, बाकी प्रोविंसेस में इतनी नहीं होती, क्योंकि बाकी प्रोविंसेस में आपने छोड़े नहीं हैं। हिंदू क्योंकि हैं ही सिंध में, तो ये जो इश्यूज़ हैं फोर्स कन्वर्जन के, जो नहायती एक लानत है हमारे कल्चर के ऊपर। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे सूबे में ये चीज़ें होती हैं और हम इसको नहीं रोक सक रहे और इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन ये आप बाकी सूबों से नहीं कंपेयर कर सकते जहां आप लोगों ने माइनॉरिटी पॉपुलेशन को कम्प्लीटली ड्राइव अवे कर दिया है। वायलेंस के अलावा जो एक और फ़र्क है पंजाब की माइग्रेशन और सिंध की माइग्रेशन में, पंजाब में हर जगह माइग्रेशन हुई, गाँवों में भी हुई, अर्बन भी हुई, रूरल में हुई। जो सिंध के अंदर माइग्रेशन हुई वो मेनली अर्बन एरियाज़ में हुई। कराची और हैदराबाद जो हैं वो क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप सिटीज़ थे, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर आए। और वहाँ पर जो हिंदूज़ ने प्रॉपर्टीज़ विकेट की थी वो अगेन फाइनेंशियल एलीट थी। मुकी हाउस का जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, तो वो प्राइम प्रॉपर्टीज़ थी, वो एलीट प्रॉपर्टीज़ थी, तो वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी बन गई। और वही प्रॉपर्टी जो है फिर जो लोग इंडिया से आए थे, जो मुसलमान मुहाजिरीन आए थे, उनको अलॉट की गई। देखें, फोकलॉर होता है, ठीक है, हर आपको अपने मुल्क की कहानी बताने के लिए कुछ कहानियाँ बतानी पड़ती हैं जो सच पे भी मबनी होती हैं। अमेरिका में भी यही होगा, किस तरह मुल्क बना, एक रेवोल्यूशन था, एक रैग टैग ग्रुप थे, बंदूकें भी नहीं थी उनके पास, माइटी ब्रिटिश आर्मी को उन्होंने डिफ़ीट कर दिया। थोड़ा बहुत इसमें सच भी है। जब आप ज़्यादा तारीख पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे नहीं यार, इतने भी कोई डेविड वर्सेस गोलायत नहीं था। तो इसी तरह जो हम कराची की भी कहानी बताते हैं कि लुटेहारे लोग आए थे, फिर यहाँ पर कैंपों में रहे, ये सच है, ये सब हुआ। लेकिन ये भी हुआ कि जो लोग फ्लाइट्स लेकर आए थे, हर तारीख में आप हर दफ़ा देखेंगे अमीरों का और गरीबों का एक्सपीरियंस अलग होता है। ये भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला कि जिन लोगों की कम प्रॉपर्टीज़ थी इंडिया में, इधर आकर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मिली। ये पंजाब में भी देखा हमने, नॉट एक्सक्लूसिव टू कराची। सलमान राशिद आए हुए थे जब पॉडकास्ट पे, उन्होंने एनेक्डोटली बताया कि उन्होंने जब लोगों से जाके बातें की तो
उन्होंने बोला कि भाई बड़ा मज़े का टाइम था 1947, लूट मार का टाइम था कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बड़ी बड़ी कोठियाँ जो हैं वो हमने ली। आज भी अगर आप मॉडल टाउन में जाएंगे तो मॉडल टाउन एक हिंदू एरिया था, कितने बड़े बड़े वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जहाँ ये पर्सपेक्टिव है, जो भी सच है कि लोगों पे बहुत जुल्म हुआ, लोगों के साथ बहुत मुश्किलात हुई, वायलेंस पंजाब में हुआ, सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। इवैक्यूए प्रॉपर्टी जो है जिस तरह से अलॉट की गई, उसमें कई लोगों का फ़ायदा भी हुआ। देखिए, सलमान राशिद ने तो एनेक्डोटली हमें बताया ना कि लोगों ने मिस डिक्लेयर किया, इवैक्यूए प्रॉपर्टी इस तरह से ली। हम डेटा पे बात कर लेते हैं, हम एकेडमिक विगर के साथ बात कर लेते हैं, हवा में नहीं बात करते, क्योंकि मुझे पता है कि ये तल्ख हकीकत और सच जो है तारीख़ का, इस पे लोग नाराज़ होंगे। तो मोहम्मद वसीम की किताब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, उसमें लिखा हुआ है द पैटर्न ऑफ रेफ्यूजी सेटलमेंट जनरली इन्हांस द क्लास बेसिस ऑफ द माइग्रेंट्स। तो एक एकेडमिक पाकिस्तान की लीडिंग पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं कि जो पैटर्न था जनरल, जो रेफ्यूजी सेटलमेंट हुई थी, जनरल बात करेंगे कि केसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, बट जनरल पैटर्न अगर हम देखें तो जो महाजरीन आए थे उनका क्लास बेसिस जो है वो बढ़ा, क्योंकि उनको जो हिंदू इवैक्यूए प्रॉपर्टी मिली थी वो उनकी जो मुस्लिम प्रॉपर्टी थी जो वो इंडिया में छोड़ कर आए थे उससे कई ज़्यादा वैल्यू में ज़्यादा थी, ज़्यादा मालदार थी, ज़्यादा बेहतर थी, बाय अ लार्ज मार्जिन। ये डॉक्टर मोहम्मद वसीम आर्ग्यू कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल द एग्रीकल्चरल लैंड एंड 3 टाइम्स फॉर अर्बन प्रॉपर्टी। कि अगर आप जनरल देखें तो जो महाजरीन आए थे उनको जो हिंदू प्रॉपर्टी यहाँ पर मिली कंपेयर टू वो जो अपनी प्रॉपर्टी, अर्बन प्रॉपर्टी वहाँ पर इंडिया में छोड़ कर आए थे, उसकी मलकियत 3 गुना ज़्यादा थी। और यही जिस तरह पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने का जो जवाज़ था या जो आर्टिकुलेशन थी, तो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस का मसला था ना। इन प्रोविंसेस में मसला नहीं था, सिंध में कोई हिंदू मुस्लिम फसादात सेंचुरी से नहीं हो रहे थे, या मुश्किलात नहीं आ रही थी, या किसी को नमाज़ पढ़ने में मुश्किल नहीं हो रही थी। ये इश्यूज़ जो थे मज़हब के, रिलीजियस स्ट्राइफ के, कॉन्फ्लिक्ट के, या आइडिया के मुसलमान आज़ाद नहीं होंगे टू प्रैक्टिस द रिलीजन, ये मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस का मसला था। वहीं मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी, वही पॉलिसीज़ बनाते थे, एंड दे वुड गिव दीज पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू सिंध, बंगाल, पंजाब, जो पेरिफरीज पे थे सारे। ये के अजीज़ भी मर्डर ऑफ हिस्ट्री में लिखते हैं कि चंद यूपी के लीडर्स ने मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की सियासत डोमिनेट करते थे, लखनऊ पैक्ट में यूपी का फ़ायदा कराया, तो वो they would politically disadvantage the Muslim majority provinces for benefit in the Muslim minority provinces। यही बात मोहम्मद वसीम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में भी लिखते हैं कि पार्टीशन से पहले जो सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल के थे वो रिसीविंग एंड थे ऑफ पॉलिसी, स्ट्रैटेजी एंड आइडियोलॉजी चर्नड आउट बाय द मुस्लिम लीग हाई कमांड। के अजीज़ फिर आगे लिखते हैं कि साल जो हैं फॉलोइंग the creation of Pakistan, about 500,000 people from UP migrated to Karachi, an equal number to interior Sindh and a slightly smaller number to Punjab. As the migration continued in diminishing numbers till the 1980s, with the great bulk going to Sindh, the indigenous Sindhi is now in danger of becoming a minority in his own province. These migrants brought in luggage of 2 attitudes of mind: the right to decide things in about Pakistan because it had been created by the Muslim League, which had been their party, and the title to impose their own culture and language on the people of Pakistan। ये के अजीज़ आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो लोग आए थे वो 2 राय लेकर आए हुए थे कि भाई क्योंकि हमने पाकिस्तान बनाया है, क्योंकि मुस्लिम लीग हमारी थी, तो अब हम फैसले करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, और हमारा जो कल्चर और ज़बान है अब हम पूरे पाकिस्तान के ऊपर नाफिज करेंगे। आगे के अजीज़ लिखते हैं कि 2 डेवलपमेंट हैं जिन्होंने इन एम्बिशंस को रियलाइज़ करने में फ़ायदा किया। पहला कि जो प्राइम मिनिस्टर था वो उर्दू स्पीकिंग थे, जो अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने में इंटरेस्ट रखते थे। उनकी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान थी, मतलब पाकिस्तान के अंदर उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, तो जो ख्याल है पाकिस्तान का वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो के अजीज़ लिख रहे हैं विद विगर एंड विदाउट स्क्रपल्स एंड द जनरलिटी ऑफ द पंजाबी पॉलिटिशियंस साइडेड विद द माइग्रेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्रेसिंग द स्मॉलर प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड डिनाइंग इक्वल और एनी डिसीजन मेकिंग पावर टू ईस्ट पाकिस्तान। तो वो कह रहे हैं पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने यही साथ दिया, क्योंकि उनको लगा कि फिर हम ये सेंट्रलाइज़ करके पावर जो बाकी सूबे हैं उनको डोमिनेट कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद वसीम भी यही आर्ग्यू कर रहे हैं। टिपिकली वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो नहीं चाहते थे सिंध को छोड़ना, और सिंधी मुस्लिम जो थे उन्होंने भी एक्टिवली स्ट्रगल नहीं किया अपने सूबे से इनको निकालने के लिए।
The tradition of Sindhis was able to a large extent to keep the social fabric safe from the penetration of the agenda of war against Hindu and Sikh infidels. ये उसमें inverted commas में. Sindhi nationalists proudly claim that their society was not communal like Muhajirs और पंजाबी. तो ये यही आर्ग्यू करेंगे जो सिंध में रहने वाले लोग थे वो नहीं चाहते थे हिंदुओं को निकालना, वो कम्यूनल उस तरह से नहीं थे, उनकी तारीख उस तरह से कम्यूनल नहीं रही थी. हमारी वीडियो है और मोहम्मद वसीम का पूरा चैप्टर है कि भाई पाकिस्तान के बयानिए के लिए जो हिंदू अदर क्रिएट करने की कोशिश की या सक्सेसफुली किया, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बन गई, यही आइडियोलॉजी लेकर लोग आए थे. यही बाद में एक मिडिल क्लास इमर्ज हुई जिसकी यही सोच थी. डॉक्टर मोहम्मद वसीम आगे लिख रहे हैं, Refugees defied assimilation because of their linguistic, cultural and historical remoteness from the local population. लेकिन जहाँ लोग यूजली जाते हैं वो कोशिश करते हैं assimilate करने की, ज़बान समझने की, कल्चर समझने की. डॉक्टर मोहम्मद वसीम कह रहे हैं कि स्पेशली कराची के केस में, आई डोंट नो अगर जहाँ से मैंने पैराग्राफ लिया है वो कराची के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, आई डू थिंक सो. उन्होंने कोशिश नहीं की कि हम असिमिलेट करें, इनका कल्चर देखें, इनकी लैंग्वेज देखें. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लियाकत अली ख़ान ने सिंधी कल्चर के बारे में, सिंधी लैंग्वेज के बारे में बड़ी तजलील वाली लैंग्वेज यूज़ की थी. काफ़ी कमतर समझते थे वो सिंधी कल्चर को. तो जहाँ पंजाब में असिमिलेशन करना वैसे भी आसान था क्योंकि दोनों तरफ पंजाबी थे, तो पंजाबी कल्चर जो है वो तो सेम ही था ना. सिंध में हमने उस तरह से असिमिलेशन नहीं देखी. साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा कि पंजाब में रूरल अर्बन माइग्रेशन दोनों हुई, मिक्स हुई. कराची सिंध में मेनली सिंध, कराची, सक्कर, हैदराबाद जो अर्बन शहर हैं वहाँ हमने ज़्यादा माइग्रेशन देखी. फिर वहाँ जो अमीर हिंदू थे उनको निकाल दिया, उनकी प्रॉपर्टी ले ली गई. डॉक्टर मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि इन सिंध emerged as an urban community pitted against Sindhis who were overnight relegated to the position of a rural community after the largely urban based Sindhis migrated to India. पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर MS कुरैजो ने जो किताब लिखी है टेस्टमेंट ऑफ सिंध, एथनिक एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पर्सपेक्टिव, उसमें वो लिखते हैं कि भाई जब पार्टीशन से पहले पाकिस्तान की टेरिटरी कार्व अप की गई, वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का जो कोटा है उनको ज़्यादा दिया गया, तो उसकी वजह से सिंध को अपना कोटा कम करना पड़ा. 75% से 60% मुस्लिम मेजॉरिटी का कोटा हो गया सिंध में. फिर पार्टीशन के बाद यूपी से जो रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर रेफ्यूजीज़ आए थे उनको एक इसी बेसिस पर इन्हांस कोटा सिस्टम दिया गया. फिर सब लोगों ने अपनी फाइलिंग की, पर जो फाइल किए हुए थे या जो क्लेम थे वो जो लैंड अवेलेबल था उससे कई ज़्यादा था. तो हाई कमिश्नर AK ब्रोही ने अपने ज़ाती ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर इंडिया जवाहरलाल नेहरू से इस्तेमाल करते हुए बोला कि भाई ये वेरीफाई करवाएं. उसके बाद अयूब खान ने सीलिंग फिक्स कर दी कि भाई 300 एकड़ से ज़्यादा किसी भी क्लेमेंट को नहीं दिया जाएगा. तो ये जो रेफ्यूजी लॉबी थी इस पर बड़ी नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गए. तो वो फॉरेन मिनिस्टर मंजूर कादर के पास चले गए कि भाई ये एक आपने सीलिंग कैसे लगाई है, हमें इससे ज़्यादा लैंड चाहिए. तो फॉरेन मिनिस्टर मंजूर कादर ने बोला कि भाई नेहरू ने तो कहा था कि सारे के सारे क्लेम इन्फ्लेटेड हैं एक्सेप्ट वन, राजा साहब ऑफ महमूदाबाद. उनकी जो होल्डिंग है जो उन्होंने क्लेम की थी वो सही थी, बाकी जो है वो इन्फ्लेटेड है. तो अयूब खान ने बोला अच्छा यार कम से कम एक सीलिंग ही लगा दो 300 एकड़ पर क्लेम की. तो ये जो एक इकोनॉमिक तो नहीं, एक आइडेंटिटी एंग्जाइटी आपकी क्रिएट हो जाती है कि हमारे सूबे में ही हम माइनॉरिटी हो गए हैं, सारी जो पावर है वो हमसे ले ली गई है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो है, जो सारा कंट्रोल है वो हमारे हाथों से निकल चुका है. कायदे आज़म ने कुछ ही महीनों बाद सिंध की जो गवर्नमेंट है, नुमाइंदे हैं, वो भी डिज़ोल्व कर दी, कराची को भी सेपरेट कर दिया. तो ये जो एक एंग्जाइटी पैदा हो गई थी जहाँ से सिंधी नेशनलिज्म ने जन्म लिया, या जहाँ से GM सईद ने फिर मुस्लिम लीग छोड़कर एक मूवमेंट चलाई जो इवेंचुअली एक आज़ादी की मूवमेंट बन गई थी, ये उसके रूट्स हैं, ये उसके जड़ हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई कोई इनहेरेंट नफ़रत थी सिंधियों को, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की स्टोरी का हिस्सा ही है कि यार किस तरह लोगों ने घर खोले, दरवाजे खोले, हाउ द महाजरीन वर वेलकम इन सिंध. आप बहुत सारे इस तरह के वाक़े देखेंगे कि कराची में जिन लोगों की ज़मीन थी उन्होंने पूरी पूरी ज़मीनें दे दी कि यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाओ. मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और चीफ़ मिनिस्टर खोड़ो की जो गवर्नमेंट है उसमें कई सारे डिफरेंसेस थे. मैंने पिछली वीडियो में पूरा कोट पढ़ दिया था, पर उसमें से एक जो ज़रूरी कोट है इस वीडियो के लिए कि जो एग्जिडस ऑफ हिंदूज़ है उसमें बड़ा डिफरेंस था फेडरल गवर्नमेंट का और सिंध की गवर्नमेंट का. जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि हिंदू निकलें यहाँ से, सिंध की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी.
बट फेडरल गवर्नमेंट्स ने अपने डिसीजन जो हैं वो इम्पोज किए, जिसमें पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह कराची को सिंध से अलग करना इसी तरह का एक फ़ैसला था। इसकी एक वजह बिल्कुल ये थी कि एक मॉरल सुपीरियॉरिटी थी, एक कंसिडरेशन थी कि यार हम सुपीरियर हैं, हम बेहतर हैं, और यही चीज़ सिंध के लिए यूनिक नहीं थी। जी.एम. सईद ने जिस तरह लिखा कि लियाकत अली ख़ान ने कहा था, द सिंधी कल्चर इज़ दैट ऑफ डोंकी कार्ट एंड कैमल कार्ट ड्राइवर, सिंधी इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड। यही सोच जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल में भी थी कि बंगाली जो है इनकी ज़बान, इनकी तारीख़, इनका कल्चर मैटर नहीं करती। अब पाकिस्तान बन चुका है और सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान हैं उनकी ज़बान उर्दू है, तो अब बंगाली उर्दू बोलेंगे। अब ये इनकी जो ज़बान है उसकी स्क्रिप्ट हम बदल देंगे। ये एक सुपीरियॉरिटी से आ रहा है ना कि आपकी ज़बान, कल्चर, शनाख्त मैटर नहीं करती, हमारी जो है वो आपकी भी शनाख्त होगी, आप पर नाफिज की जाएगी। 1869 में सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था कि आई कैन ट्रूली से दैट द नेटिव्स ऑफ इंडिया, हाई एंड लो, व्हेन कॉन्ट्रास्टेड विद द इंग्लिश एंड एजुकेशन, मैनर्स एंड अपराइटनेस, are as like them as a dirty animal is to able and handsome man. Do you look upon an animal as a thing to be honored? Do you think it is necessary to treat an animal courteously? Or the reverse, you do not. You have no right to courteous treatment. The English have reason for believing us in India to imbecile brutes. सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हमदर्दी दिखाए अंग्रेज़ हम इंडियंस के ऊपर, क्योंकि हम इंडियंस जो हैं वो जाहिल जानवर जैसे हैं। तो अगर ब्रिटिश जो है वो एक खूबसूरत आदमी है तो एक गंदे जानवर की तरह हैं हम इंडियंस। तो अगर वो हम पे जुल्म करता है तो सही करता है, क्योंकि हम हैं जाहिल जानवर। कोई उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि हम जाहिल जानवरों से वो हमदर्दी दिखाए। जुल्म करता है बिल्कुल ठीक करता है, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे, बहुत अच्छा है। मुस्लिम लीग के भी चार्टर में यही लिखा हुआ है कि जो बरतानवी हुकूमत है उसके लिए हम लॉयल्टी पैदा करेंगे मुसलमानों में। ये जो कलोनियल सोच है हमें अनलर्न करने की ज़रूरत है कि जो नेटिव लोग हैं वो बुरे हैं, वो जानवर हैं, क्योंकि यही सोच कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान की बन गई है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी मिलिट्री में, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में कि अवाम जाहिल है, अवाम को डंडा दो, ये किसी भी चीज़ के काबिल नहीं है। इन नफ़रतों से हमें बाहर आना पड़ेगा। अगर हम अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस इस चीज़ के बारे में सोचें। मैं सिंधी हूँ क्योंकि मेरे एंसेस्टर सिंधी थे। मैं पैदा कहाँ हुआ? मैं कराची में पैदा हुआ हूँ। मेरे साथ ही मेरे से 1 साल पहले मेरा पड़ोसी पैदा हुआ है, उसके एंसेस्टर्स इंडिया से हैं। हम दोनों साथ बड़े हुए। क्या हम दोनों में कभी कोई फ़र्क था? नहीं। वो भी कराची में पैदा हुआ है, मैं भी कराची में पैदा हुआ हूँ। मैं जब बचपन में क्रिकेट खेलता था, दोस्त थे मेरे, महाजिर भी थे, बलोच भी थे, पश्तून भी थे, सिंधी भी थे, महाजिर भी थे। क्या हम में से किसी का कराची ज़्यादा है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कोई थे? क्यों? किस बेसिस पर? अगर आप शहर में पैदा हुए हैं, आप शहर में बड़े हुए हैं, आपके वालिदैन कहाँ से आए थे, ये चीज़ क्यों मैटर करती है? और अगर हम मकामी गैर मकामी वाली बातें कर रहे हैं, कभी ना कभी तो सब गैर मकामी थे। जो अर्बन सेंटर्स होते हैं, दुनिया में एक रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का फिनोमेना आया है, वहाँ लोग आते हैं। ये हर जगह का सच है। अर्बन सेंटर्स में लोग आएंगे, एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी जनरेशन। अभी जिस तरह शाहिद आफरीदी हैं, शाहिद आफरीदी को कोई गैर मकामी बोलेगा? नहीं, क्योंकि एक तो बहुत अमीर हैं और एक तो हीरो हैं और इतने खूबसूरत आदमी हैं। बट शाहिद आफरीदी हैं पश्तून, बट कराची वाला भी एक उनकी आइडेंटिटी है, वो बन चुकी है। मेरे दोस्त हैं अली अब्दुल्ला दुरानी, वो कराची, क्विंटेसेंशियल कराची जो आइडेंटिटी है ना, वो एम्बॉडी करते हैं वो दुरानी, पश्तून है। तो अली अब्दुल्ला दुरानी जिनके एंसेस्टर्स पश्तून हैं, या शाहिद आफरीदी जिनके वालिदैन पश्तून हैं, ये अलग हैं, ये कराची वाले हैं। लेकिन कोई पश्तून लेबरर जो आया है पिछले 20 साल में, वो गैर मकामी है। किस बेसिस पर? क्यों हम ये नफ़रतें पाल रहे हैं एक दूसरे के लिए? और मज़े की बात ये है कि शहर जो है और शहरों की इकॉनमी जो है वो इमिग्रेंट्स ही बनाते हैं। वो इमिग्रेंट्स की मेहनत से बनता है, वो इमिग्रेंट्स के खून पसीने से बनता है। जिस तरह लिन मैनुअल मिरांडा और डेविड डीक्स हैमिल्टन में कहते हैं, इमिग्रेंट्स वी गेट द जॉब डन। अमेरिका को देख लें आप, अमेरिका पूरा का पूरा बना ही इमिग्रेंट से है। अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिंबल ही ये है कि दुनिया भर के जो गरीब हैं वो इधर आएँ, हम वेलकम करेंगे। हेयर यू कैन मेक समथिंग ऑफ योर सेल्फ। और जो क्राउन जूल है अमेरिका का, क्या दुनिया का, उसको कहते हैं भाई दुनिया का सबसे अच्छा शहर है न्यूयॉर्क सिटी।
भरा पड़ा है इमिग्रेंट से। न्यूयॉर्क सिटी का अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो 30% वाइट होंगे, 20% ब्लैक्स होंगे, 15% एशियन होंगे रफली, बाकी अदर्स होंगे। एक मेल्टिंग पॉट का आइडिया है कि दुनिया भर से लोग आ जाते हैं और समा जाते हैं। इनमें से कौन न्यूयॉर्कर है कौन नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी जो न्यूयॉर्क का कल्चर है वो इटालियन कल्चर है। तो आप बोलेंगे ये तो गैर मकामी है, तो इटालियन है, क्यों भाई? जो डे टाइम पॉपुलेशन है और नाइट टाइम पॉपुलेशन है, डे टाइम पॉपुलेशन डबल है। डे टाइम पॉपुलेशन को 3 मिलियन से ज़्यादा है और नाइट टाइम पॉपुलेशन को 1.5 मिलियन है। तो यानी 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो मैनहट्टन स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आते हैं सिर्फ नौकरी करने। तो मैनहट्टन की जो इकॉनमी है जो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा होगी, वो इसीलिए है क्योंकि 1.5 मिलियन लोग आके वहाँ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। दैट इज़ व्हाट मेक्स न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क सिटी। ये हमारी राय होनी चाहिए अबाउट इमिग्रेंट्स। ये हमारे इस तरह शहर बनते हैं, इस नफ़रत के साथ कि ईद क्यों मना रहे हैं, ये हमारे रोडों पे क्यों हैं। हमारे रोड तुम्हारे बाप के रोड है। अगर तो कराची बन रहा है तो पाकिस्तान की रिसोर्स से बन रहा है। कराची का पोर्ट है, पाकिस्तान ने बनाया है, पाकिस्तान की रिसोर्स से बना है। तो पाकिस्तान भर के जो लोग हैं वो किस बेसिस पे कराची नहीं आ सकते? आप कराची पे कैसे बॉर्डर लगा सकते हो? नहीं, ये लोग आ सकते हैं कराची, क्यों, कैसे? एक तरफ आप बात करते हैं पाकिस्तान बन गया है, अब ये जो सारे लोग हैं सब पाकिस्तानी हैं, आप सिंधी भी नहीं हैं, आप पश्तून भी नहीं हैं, सब हम पाकिस्तानी हैं। फिर आप इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं पश्तून इधर नहीं आ सकते, बलूच नहीं आ सकते, सिंधी इधर नहीं आ सकते। क्यों भाई? ये सोच, ये नफ़रत आ कहाँ से रही है? आई गेट अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ इकनॉमिक एंग्जाइटी। क्या कि हमारी नौकरियाँ ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस स्केर्सिटी मेंटालिटी से बाहर हैं। होना तो ये चाहिए कि भाई आप अगर रोटी कम पड़ रही है तो देखें रोटी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है। वो गुफ्तगू हम कर नहीं सकते। तो फिर जो ये टुकड़े छीचड़े हमारी तरफ ये फेंकते हैं, उसमें ये हमें बस इसी बात पे लड़ाते रहते हैं कि ये देखो सिंधी मुहाजिर की रोटी ले रहा है, पश्तून जो है वो बलोच की रोटी ले रहा है, और हम इसी चीज़ में लड़ते रहते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में जो गरीब पंजाबी लेबरर हैं उनका कत्ल किया जा रहा है। यही वजह है कि कराची में इस तरह की नफ़रतें आने शुरू हो गई हैं। गैर मकामी कोई भी क्राइम होगा गैर मकामियों ने किया है। अगेन मोबाइल चोरी सबसे बड़ा क्राइम है कराची में। कौन सी पार्टी की सबसे ज़्यादा वाबस्तगी थी मोबाइल चोरी के साथ? बोरीबंद लाशों के साथ। एथनिसिटी का कोई ताल्लुक़ नहीं है क्राइम से। पाकिस्तान में इतना डेटा नहीं मिलता हमें। परसेप्शन अमेरिका में भी यही है कि काले लोग सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं। फिर जब आप ब्रेक डाउन करें तो आपको नज़र आता है कि काले लोगों के ख़िलाफ़ क्योंकि सिस्टमेटिक रेसिज़म है और इस रेसिज़म की वजह से पुलिस ज़्यादा एक्शन लेती है, जेल में वो ज़्यादा डाले जाते हैं। जब आप ब्रेक डाउन करें और रिसर्च करें तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पाकिस्तान में भी आपको करनी पड़ेगी। पीटीआई की रैली होती है तो सारे के सारे जो अफ़गान होते हैं, पश्तून होते हैं, आप उनको उठा के जेल में डाल देते हैं। अब वो डेटा निकाल कर आप बोलें देखें सारे क्रिमिनल जो हैं वो पश्तून हैं, नहीं, क्योंकि आपने ये सोच डाली हुई है कि पश्तून क्रिमिनल हैं, इसीलिए पुलिस जाकर उनको उठा लेती है। तो खुदा का वास्ता है, जीनोफोबिया, रेसिज्म और नफ़रत जो है ना, ये आपको एक जहनी मरीज़ बना देगी। ना कोई सिंधी किसी मुहाजिर से जेनेटिकली सुपीरियर है, ना कोई पंजाबी किसी बलोच से जेनेटिकली सुपीरियर है। हम सब इंसान हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे सब ये चाहते हैं कि हमारा एक घर हो, हमारी एक फैमिली हो, हमारे बच्चे खुश रहें, खाने पीने की चीज़ें हों। ये आप किसी मुहाजिर के लिए चाहते हैं लेकिन किसी पश्तून के लिए नहीं चाहते, किसी पश्तून के लिए चाहते हैं लेकिन किसी सिंधी के लिए नहीं चाहते। इससे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये आपको एक जहनी मरीज़ बना रहा है, ये सोच, ये नफ़रत। और ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग लीड है, उसका फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं सुई से गैस तो आ जाए कराची में, अनइंटरप्टेड आए, सारी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करके अपनी इंडस्ट्रीज़ चलाएं, सीएनजी उड़ाएं, हम अनाज सारा आ जाए, सस्ता भी मिले, महंगा भी ना हो, और टाइम पे भी मिले, बिल्कुल हमें सब्सिडाइज भी मिले, ठीक है, लेबर भी आए, हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी आए पश्तून से। लेकिन ये पश्तून सिंधी बलोच ना है। किस बेसिस पर यार? खुदा का खौफ करो। अगर कराची शहर बना है तो इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से बना है, इन्हीं ने सब्सिडाइज़ किया है। आपकी एथनिसिटी को आप ही के अगेंस्ट एक्सप्लॉइट किया गया है ताकि आपको पाकिस्तान की हकीकत ना समझ में आए, ताकि आपको एलीट कैप्चर ना समझ में आए, ताकि आप एलीट का साथ दो, ताकि आप बलूचिस्तान के साथ, सिंध के साथ ना खड़े हो, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ना खड़े हो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़े हो। आपको जनरल परवेज़ मुशर्रफ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो एक महाजिर है, उसने जो बलूचिस्तान में किया वो आपको नज़र नहीं आता। इस सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा।
मैं सिंधी हूँ, मुझे नज़र आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया है बलूचिस्तान में। अपनी आइडेंटिटी की बेसिस पर या अपनी आइडेंटिटी की एक नैरो लेंस से हर इशू को मत देखा करें, नफ़रतें मत पाला करें। कराची एक मुहाजिर शहर है, कराची एक सिंधी शहर है, कराची एक बलोच शहर है, और कराची अब एक पश्तून शहर भी है। कश्मीरी, पंजाबी सब रहते हैं यहाँ पर, बट ये तो मेन कम्युनिटीज़ हैं जो अब कराची में रहती हैं और कराची का हिस्सा है। एलीट जो है वो असल मसला है। और जो एक फेमस कोट है कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम, तो कराची की जो फाइनेंशियल एलीट है, हम जो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं कि इसका तो एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल एलीट है। तो ये फाइनेंशियल एलीट बनी कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, एपिसोड 3 ऑफ कराची कहानी।